बहुत समय पहले की बात है। पक्षीपुर नामक एक गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, मोहन और अशोक। मोहन के पिता रईस थे, उनका अच्छा खासा व्यापार था, और जबकि अशोक के पिता एक सब्जी वाले थे जो बाजार पर एक छोटी सी दुकान पर सब्जी बेचा करते थे। मोहन और अशोक हमेशा एक साथ ही रहा करते थे और अपनी दुख सुख की बातें आपस में किया करते थे। ऐसे ही दोनों की दोस्ती चलती रही और समय गुजरता रहा। अब मोहन और अशोक बड़े हो गए थे। अब उन पर परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी। मोहन के पिता उनके लिए एक बड़ा कारोबार छोड़ गए थे, पर अशोक इतना खुशनसीब कहाँ था। वह अपने पिता के तरह ही सब्जी बेचा करता था। अशोक गरीब जरूर था, पर हिसाब किताब में काफी तेज था। क्या हुआ अशोक, आजकल बड़े व्यस्त रहते हो? हूँ मोहन, तू तो जानते हो मैं जैसे तैसे अपना घर चला रहा हूँ। अशोक मेरे मित्र, तू पढ़ाई लिखाई में मुझसे आगे हो, क्यों ना तुम मेरे व्यापार का सारा हिसाब किताब का काम संभाल लो। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें अच्छा खासा पैसे भी मिल जाएगा। क्यों, क्या बोलते हो? बताओ कब से काम शुरू करें? हाँ, कल से ही गोदाम में आज। अब अशोक अगले दिन से ही मोहन के गोदाम में हिसाब किताब का काम करने लगता है। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन मोहन अशोक से कहता है, अशोक, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये लो 5,000 रुपये, जो तुम मेरे बेटे के खाते में जमा करवा दो। पर शाम तो अभी छोटा है, इतना सारा पैसा उसके लिए? अरे, इसके आगे की पढ़ाई के लिए है, मैं हर साल जमा कराता हूँ। ठीक है, मैं जमा करा दूंगा। अब अशोक घर चला आता है और वह सोचने लगता है। एक मोहन है जो उसके बेटे के लिए इतना सारा पैसे जमा करा रहा है, और मेरा तो सारा खर्च निकाल कर भी महीने के 100 रुपये बचते हैं। सिर्फ 100 रुपये से क्या होगा? कोई तो उपाय होगा ज़्यादा पैसे कमाने का। ऐसा सोचने के बाद अगले दिन अशोक गोदाम में हिसाब किताब का काम कर रहा था। उसने एक दिमाग लगाया। हर बोरे पर 510 रुपये की है। अगर मैं इनमें से 2 रुपये भी निकाल लूँ तो 20 बोरी पर मुझे 40 रुपये मिलेंगे और महीने के 1200 रुपये होगा। हाँ, इतना मुनाफा काफ़ी होगा। ऐसा सोचने के बाद अशोक अब हिसाब किताब में गड़बड़ी कर देता है और ऐसे ही दिन निकलते गए। देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है। मोहन को गड़बड़ी की कोई खबर नहीं थी। एक दिन एक व्यापारी मोहन के पास मिलने आता है। आइए आइए सेठ जी। कैसे हो मोहन? सब ठीक। मैं यहाँ कहने आया हूँ कि अब से मुझे 40 बोरियों की अनाज की जरूरत होगी। अच्छा बात है सेठ जी, आपको मिल जाएगा। पर दाम थोड़ा कम हो जाता तो? क्या सेठ जी, अपने पर बोरी पर 508 रुपये ही तो है। 508 नहीं, मैं 510 में खरीदता हूँ। जरूर आपको कोई भूल हुई होगी, मैं 508 में ही देता हूँ। अपना हिसाब एकदम चौका है। 510 मतलब 510 में ही लेता हूँ। अब मोहन को थोड़ा शक होने लगता है। मोहन तुरंत गोदाम में जाता है और उसने हिसाब की डायरी देखता है तो हिसाब की डायरी में 510 लिखा होता है, जबकि उसे 508 रुपये ही मिलता है। तभी अशोक वहाँ पर आ जाता है। ये क्या है? धोखेबाज अशोक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ओ मैं। चुप हो जाओ। तू मेरा दोस्त था, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। निकल जा यहाँ से और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अब अशोक को अपनी गलती का समझ आ गया था, पर उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। उसका कारण था अशोक का लालच। तो दोस्तों, लालच के कारण दोस्त भी टूट सकती है और रिश्तेदार भी टूट सकती है, इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। Please subscribe,
like and press the bell icon। यहाँ कहानी नगरपुर जंगल की है। उस जंगल में काफी सारे पक्षी अपने अपने परिवार के साथ रहती थी। उसी जंगल पर सोनी चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया का परिवार की जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। सोनी चिड़िया का एक बेटा अपने पत्नी के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया के बेटा का नाम मंटू और मंटू के पत्नी का नाम मोनी चिड़िया थी। मोनी चिड़िया कभी भी किसी के साथ बात नहीं करती थी, वह हमेशा चुपचाप रहती थी। एक रात की बात है, मंटू सो रहा होता है और मोनी चिड़िया अकेले घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उसे दूर से कुछ दिखाई देती है। मोनी चिड़िया डर जाती है। अरे ये क्या चीज है जो मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है? मोनी चिड़िया को और कुछ कहने का मौका नहीं देती है। इतना कहते ही अचानक मोनी चिड़िया पर हमला कर देती है और वह अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाल रही होती है। उधर मोनी चिड़िया की बहुत देर से नहीं लौटने की वजह से मंटू को मोनी चिड़िया की चिंता सताने लगती है। अरे मोनी चिड़िया कहाँ चली गई? इतना देर से नहीं लौट रही है। वह मोनी चिड़िया की तलाश में निकल जाता है। वह देखता है कि मोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी है और अजीब तरह की आवाजें निकाल रही है। कुछ देर उसी तरह आवाज निकालते निकालते मोनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। सुबह होने पर मोनी चिड़िया का पूरा परिवार मंटू के घर आ जाता है। मोनी चिड़िया का परिवार समझता है कि मंटू ने मोनी चिड़िया को मारा है। वे लोग मंटू पर कत्ल का इल्जाम डाल देता है और मंटू से पैसे की मांग करती है। मंटू के परिवार से 2 लाख रुपया ले लेता है और वे लोग अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद मोनी चिड़िया की इस तरह मरने की वजह से मंटू की परिवार काफी डरने लगता है। वे लोग कभी भी रात के समय बाहर नहीं निकलता था। उसके वजह से उस जंगल की सारी पक्षी डरने लगता है। रात को अजीब तरह की आवाजें आती है। अरे कबूतर भैया, कैसी आवाजें आ रही है? हाँ तोते भैया, मुझे भी ये आवाजें सुनाई दे रही है। ये कौन है जो इस तरह आवाजें निकाल रही है? वे आवाज कालू कौवा की है। वह बुराई फैलाने के लिए काली ताकत को हासिल कर रहा था। उसे जब जब काली ताकत हासिल होता तो वे तब तब आतंक फैलाता था। एक रात को तोते भैया कालू कौवे के घर से गुजर रहा था तो उसे मंत्र की आवाजें आ रही थी। अरे ये कालू कौवे के घर से मंत्र की आवाज क्यों आ रही है? चलो चलकर सभी पक्षी को ये सब बातें बताता हूँ। तोते भैया काफी डर जाते हैं और वे सभी पक्षी के पास चला जाता है और कहता है, अरे भाइयों, मैं कालू कौवे के घर से गुजर रहा था तो मैंने कालू कौवे के घर से मंत्र की आवाज सुनी। हाँ भाइयों, मैंने भी एक रात को उसके घर से गुजर रहा था तो मैंने भी मंत्र की आवाज सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कालू कौवा ही है जो ये सब आतंक फैला रहा है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। अगर ऐसा बात है हम लोगों को कुछ करना होगा, नहीं तो कालू कौवा बुराई फैलाने में कामयाब हो जाएगा। पर भाइयों, कालू कौवे से कैसे मुकाबला किया जाए? उसे तो अब तक बहुत ही शक्ति मिल गया होगा। हाँ भाइयों, मेरे पास एक सुझाव है। कालू कौवा का एक बेटा है बबलू। हम लोग एक काम करता हूँ, हम लोग एक बड़ा तांत्रिक को बुला लाता हूँ। उसके बाद उस तांत्रिक से बबलू पर कुछ करने को कहूँगा। जब कालू कौवा बबलू को ठीक नहीं कर पाएगा तब उनसे कहूँगा कि हम लोग बबलू को ठीक कर सकता हूँ और उसी तांत्रिक से बबलू को ठीक करने को कहूँगा। तुम ठीक कह रहे हो कबूतर भैया, हम लोगों को ऐसा ही करना होगा। हेलो बच्चे, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं? यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। उसके बाद सारे पक्षी एक तांत्रिक को बुला लाता है और तांत्रिक को सारी बातें बताता है। उसके बाद तांत्रिक कालू कौवे के बेटे पर घातक हमला कर देता है। बबलू बीमार पड़ जाता है। कालू कौवा उसे ठीक नहीं कर पाता है। कालू कौवा बहुत रोने लगता है। उसके बाद सारी पक्षी कालू कौवे के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे कालू भैया, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? पता नहीं,
3 दिन से बीमार पड़ा है, नहीं कुछ खाता है और नहीं कुछ पीता है। उसे कैसे ठीक करूं पता नहीं। अरे कौवे, तुमने ही ये सब आतंक फैला रखा है। हम लोग को सारी बात पता चल गई है और तुमने मेरे बहू को भी मार डाला है। इसकी सजा तुम्हारे बेटे को मिल रहा है। इसका बेटा को तरफने दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। वे सब छोड़ दूंगा। कालू कौवे को गलती का एहसास हो जाता है और तांत्रिक से कहता है बबलू को ठीक कर दो। तांत्रिक बबलू को ठीक कर देता है। बबलू ठीक हो जाता है और कालू कौवा काली ताकत हासिल करना छोड़ देता है। सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताने लगता है। माधवपुर नाम के एक गांव में दो दोस्त ईश्वर और शाम रहते थे। ईश्वर बहुत ही गरीब पर ईमानदार व्यक्ति था, जबकि शाम होशियार और चतुर व्यक्ति था। ईश्वर दूसरों की बकरियां चराकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता था, जबकि शाम दिन भर इधर उधर करता और अमीर बनने का सपना देखता। एक दिन ईश्वर बकरियां चराते हुए वहीं पर आराम करने के लिए बैठा तो उसे नींद आ गई। जब ईश्वर नींद से उठा तो देखा कि एक बकरी कम थी। वह बहुत ही घबरा गई। अरे ये क्या, एक बकरी तो कम है। अब क्या करूं मैं? अगर मालिक को ये पता चल गया तो क्या होगा? मुझे उस बकरी को ढूंढना होगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इन बकरियों को घर छोड़कर आता हूँ, फिर मैं उन बकरी को ढूंढता हूँ। ईश्वर उन सभी बकरी को घर छोड़कर खोई हुई बकरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ईश्वर बकरी को ढूंढते ढूंढते वहाँ बहुत ही दूर चला आता है। वहाँ पर ईश्वर को एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। ईश्वर उस बूढ़े व्यक्ति से बकरी के बारे में पूछता है। बाबा जी, मेरे एक बकरी खो गया है। क्या आपने इधर किसी बकरी को जाते हुए देखा है? बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? अब ईश्वर सोच में पड़ जाता है। ईश्वर के पास कुछ खाने को था। ईश्वर उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। बेटा, तुम्हारी बकरी को मैंने उस पहाड़ी के पास जाते हुए देखा है। उस बूढ़ा व्यक्ति के कहने के अनुसार ईश्वर पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। ईश्वर चलते चलते बहुत ही थक जाता है और पास ही एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। ईश्वर को बहुत ही भूख लगने लगता है। अब ईश्वर को भूख के कारण चला भी नहीं जा रहा था। ईश्वर वहीं पर बैठे बैठे सोचता है, काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। ईश्वर के इतना कहते ही उसके सामने एक खाने का थाली आ जाता है। यह देखकर ईश्वर आश्चर्यचकित हो जाता है। अब ईश्वर खाना खाकर रात होने की वजह से वहीं पर लेट जाता है। तभी ईश्वर को ठंड लगने लगता है और ईश्वर सोचता है, काश एक चादर होती। ईश्वर के इतना कहते ही ईश्वर को एक चादर मिल जाता है। ईश्वर समझ चुका था कि यह जादुई पेड़ है और वह सो जाता है। सुबह होने पर ईश्वर सोचता, काश मेरा खोया हुआ बकरी मुझे वापस मिल जाता। इतना कहते ही वह खोया हुआ बकरी सामने से आ रही होती है। ईश्वर उस बकरी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उस बकरी को लेकर घर की ओर आ जाता है। अगले दिन ईश्वर जब शाम को जादुई पेड़ के बारे में बताता है, तब शाम सोचता है, अरे ये तो मूर्ख निकला। ये जादुई पेड़ के पास जाकर सिर्फ बकरी मांगकर आ गया। अब मैं जाऊंगा उस जादुई पेड़ के पास और ढेर सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती लेकर आऊंगा। इतना कहकर शाम उस जादुई पेड़ की तरफ निकल जाता है। चलते चलते शाम बहुत ही दूर चला आता है, लेकिन फिर भी उस पेड़ का कोई नामो निशान नहीं मिलता है।
तभी वही बूढ़ा व्यक्ति शाम को दिखाई देता है। तभी शाम उस बूढ़ा व्यक्ति से उस जादुई पेड़ के बारे में पूछता है। बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। मुझे बहुत ही भूख लग रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? अरे बाबा, मेरे पास तो कुछ थोड़ा सा ही खाने को है। अगर मैं आपको दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उसके बाद शाम को उस जादुई पेड़ का रास्ता बता देता है। अब शाम जल्दी जल्दी उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। शाम पेड़ के पास जाते ही उस पेड़ से कहता है, इस जादुई पेड़, मुझे ढेर सारा धन दो, मुझे ढेर सारा सोने के सिक्के दो, इतने सारे सिक्के दो कि मैं बहुत ही धनवान हो जाऊं। शाम की इतना कहते ही वह ढेर सारे सिक्के बरसने लगता है, जिसके नीचे दबकर शाम की मौत हो जाती है। Please subscribe, like and press the bell icon. एक बार की बात है, एक जंगल में सभी पक्षी आराम से रहते थे। सभी पक्षी बिना फिक्र आराम से रहते थे। उसी जंगल में सोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। सोनी चिड़िया काफी दयालु और समझदार थी। उसे सभी पक्षी की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझती थी। बरसात का मौसम काफी करीब था। अरे, बरसात का मौसम काफी करीब आ रहा है। किसी भी पक्षी ने अभी तक दाना जमा नहीं किया है। अरे, किसी भी पक्षी को तो छोड़ो, अभी तक अपने लिए दाना जमा नहीं किया है। चलो चलकर सभी पक्षी से पूछता हूँ कि वे कब अपने लिए दाना जमा करना चाहता है। उसके बाद सोनी चिड़िया उड़ता हुआ सभी पक्षी के पास चला जाता है। अरे सोनी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? हाँ, सोनी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम लोगों से बहुत जरूरी मसला करने आई हूँ। देखो ना, बारिश का मौसम काफी करीब आ रहा है। हम में से किसी भी पक्षी ने अभी तक दाना जमा नहीं किया है। यह बहुत अहम मसला है। हाँ, सोनी चिड़िया, तुम बात सही कह रही हो। हमें इसके बारे में सोचना होगा। अरे, पर हम क्या करें? हम दाना जमा करने कहाँ जाएंगे? हम पहाड़ी इलाका में जाएंगे, जहाँ बाज ने गंदुम की फसल लगा के रखे हैं। हम उसे ही ले आएंगे। पर सोनी चिड़िया, वे तो किसी को भी अपना गंदुम का दाना लाने नहीं देता है। हम क्या करें? चुपके से ले आएंगे। पर सोनी चिड़िया, ये तो पाप होगा। हाँ, बुलबुल, तुम बात सही कह रही हो, लेकिन वे इतना सारा दाना क्या करेगा? हम उसमें से कुछ दाना अपने लिए ले आएंगे। सोनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, हम चलते हैं। वहीं पर कबूतर और कालू कौवा उन सभी पक्षी की बातें सुन रहा होता है। कबूतर और कालू कौवा काफी आलसी था। वह सोचता है कि कल जाऊंगा दाना लाने के लिए, कल थोड़ी ना बारिश होगी। उन दोनों वहीं पर रह जाते हैं और बाकी पक्षी दानों के खोज में चला जाता है। वे सब पक्षी दाने की खोज में जाता है तो देखता है कि बाज दाने के पास बैठा है। अरे सोनी चिड़िया, बाज तो यहीं पर बैठा है। अब हम क्या करें? हाँ, बुलबुल, हम लोग कुछ देर रुकते हैं। जब बाज चला जाएगा तब हम दाना ले जाएंगे। कुछ देर के बाद बाज वहां से चला जाता है और सब पक्षी दाना लेकर अपने अपने घर चला जाता है। सोनी चिड़िया उन दोनों की काफी चिंता होती है। कुछ दिनों के बाद जोर जोर से बारिश होने लगता है। दरख्त हवाओं में इधर उधर लहरा रहे होते हैं। कई दिन लगातार बारिश होने की वजह से उन दोनों को भूख लगने लगता है। सोनी चिड़िया को उन दोनों का दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए अपने घर ले आता है और कुछ गंदुम के दाना उन दोनों को खाने के लिए देता है। अरे सोनी चिड़िया, तुम्हारी बात नहीं सुनने की वजह से मुझे भूखा रहना पड़ा। मुझे माफ कर दो। हाँ, सोनी चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं, अगले बार से तुम दोनों को आलस नहीं करना है और वक्त रहने से पहले ही अपने लिए दाना जमा कर लेना है। हाँ, सोनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो।